फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो मैं आपको आज स्टार्टिंग से बताऊंगा कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, क्योंकि आप 9th क्लास में तो पढ़ के आए हो, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि भूल गए होते हैं कि रियल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या हैं। तो मैं आपको सभी पढ़ाऊंगा कि रियल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स क्या हैं। तो देखिए, मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि नंबर्स क्या है। मैं आपको समझाते जाता हूँ कि क्या क्या किस तरह हम इनको लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, नेचुरल नंबर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नेचुरल नंबर। तो जब हम नेचुरल नंबर की बात करते हैं, नेचुरल नंबर को हम हमेशा डिनोट करते हैं एन से। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे वहाँ पे आपको नंबर्स के डिनोशन आने चाहिए। मैं आपको 10th से ही सिखा रहा हूँ। नेचुरल नंबर को आप एन से डिनोट करोगे और नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 to 1 से, 1 2 3 4 सो ऑन। जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है, नेचुरल मीन्स फ्रॉम नेचर, तो ये नंबर हमें नेचर से मिले। नेक्स्ट आपके आगे होल नंबर, और होल नंबर में और नेचुरल नंबर में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, और आगे सेम चलते जाएंगे जैसे नेचुरल नंबर चल रहे हैं। थर्ड आपके नंबर्स आते हैं इंटीजर्स, जिनको आप किससे डिनोट करते हो, z से। और इंटीजर्स कौन से हैं, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, यानी 0, -1, -2, -3 सो ऑन, और 0 1 2 3, ये सारे नंबर्स जो हैं ये आपके क्या हैं, इंटीजर्स। उसके बाद आपको करने हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर जिनको हम क्यू से डिनोट करते हैं, वो नंबर्स जिनको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सको, बट q 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। p बाई क्यू का मीनिंग फ्रैक्शन के नंबर्स। अब आप बोलोगे सर नेचुरल नंबर्स क्यों होते हैं रैशनल, क्योंकि आप सभी नेचुरल नंबर्स को लिख सकते हो 1/1, 2/1, 3/1। उसी तरह आप इंटीजर्स को भी लिख सकते हो -1/1, -2/1, इसलिए सभी नंबर्स हमारे रैशनल नंबर होते हैं। बट क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप 1 के नीचे 0 ला लोगे तो 1 0 को कैसे डिवाइड करेगा। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपके इर्रेशनल नंबर्स जो आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनको टर्मिनेट नहीं हो सके आफ्टर डेसिमल, फॉर एग्जांपल आपका √2 है, √3, ऑल रूट वाले नंबर्स भी, बट आप √4 को नहीं बोल सकते क्योंकि √4 के बाहर आपका 2 आता है, तो वो आपका इरेशनल नहीं है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया। यहाँ आपको कोई नंबर आ रहा है डेसिमल में 2.357 और वो चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, बट उनकी कैटेगरी अलग है। जब ये सभी नंबर्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो ये सभी नंबर जब आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे आपके घर में एक फादर फिगर होते हैं सबसे बड़ी, ऐसे ही जब सभी नंबर्स का हम फादर नंबर अगर हम किसे कहें तो वो हैं हमारे रियल नंबर्स, जिनको हम आर से डिनोट करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में मैंने 9th में देखा था ये प्रॉब्लम आती है, अगर टीचर क्लास में पूछ ले उनसे कि इज एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर या एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या पूछ लिया, कैसे बताऊं। तो उसमें क्या करने लग जाता है, वो क्रैम करने लग जाता है। इसलिए मैंने आपको कंसेंट्रिक सर्कल का कंसेप्ट यहाँ पे समझाया है, आपको क्रैम नहीं करना है। देखिए, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मैं आपको अभी लॉकडाउन के मेथड से ही सिखा दूंगा क्या है। देखिए, आपको जब अंदर से बाहर जाना है, मीन्स एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, दैट इज ट्रू। हर नेचुरल नंबर आपका क्या होता है, होल नंबर होता है, जैसे 1 2 3। एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर, ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रैशनल नंबर, तो आप बोलोगे ट्रू, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर, तब भी आप क्या बोलोगे, ट्रू, जी हाँ कि बिल्कुल ऐसी चीज हो सकती है। यानी अंदर से आप आराम से बाहर जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तो आप बोलोगे ट्रू। एवरी होल नंबर इज ए रैशनल, ट्रू। एवरी होल इज ए रियल, तो आप बोलोगे ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल, तो आप बोलोगे ट्रू। एवरी रैशनल इज ए रियल, तो भी आप बोलोगे ट्रू। देखिए, मैंने इर्रेशनल अलग से बनाया हुआ है क्योंकि उसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस ये दोनों नंबर कंबाइन करके रियल नंबर्स बनाते हैं। अब आप लॉकडाउन के मेथड से देखिए, बाहर अगर आपको आना हो, मीन्स एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे फॉल्स। एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे फॉल्स, क्योंकि आप इंटीजर में -2 को ले रहे हो, वो नेचुरल नहीं है। एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तब भी आप क्या बोलोगे, फॉल्स। अब देखिए क्या तरीका है, मीन जैसे अभी हमारा लॉकडाउन चल रहा है, आप अंदर से बाहर तो जा सकते हो, तब तो आपको पुलिस वाले नहीं रोकेंगे, भाई नहीं अंदर से बाहर नहीं जाना, तो आप अंदर से बाहर जा सकते हो, घर से आप बाहर निकल गए। बट एक बार अगर आप घर से बाहर चले गए लॉकडाउन में, तो आप वापस यहाँ तो पुलिस की मार खा के आओगे, यहाँ तो आप क्वारंटाइन के लिए भेज दिए जाओगे। मीन्स अंदर से आप बाहर जा सकते हो, बट बाहर से अंदर नहीं आ सकते।
बाहर से अंदर नहीं आ सकते, मीन्स एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल होगा तो आप बोलोगे नो, एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर तो आप बोलोगे नो, एवरी रैशनल इज अ नेचुरल नंबर तो आप बोलोगे नो, एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो आप बोलोगे नो। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो आपका चैप्टर है रियल नंबर, और इसमें पहली ही चीज़ आपकी जो आई हुई है इस क्लास में वो है यूक्लिड, डिवीज़न, लेमा। तो पहले तो आप देखिए नाम बच्चों को आता है यूक्लिड। यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड जो थे जिनको हम फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, फाउंडर ऑफ ज्योमेट्री भी कहते हैं, जिन्होंने ज्योमेट्री ढूंढी थी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने बच्चे का नाम मैथमेटिक्स रख दो तो आप फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहलाओगे कोई अगर अपने बच्चे का नाम बायोलॉजी रख देगा तो फादर ऑफ बायोलॉजी बन जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको जो है कुछ ना कुछ इन्वेंशन वैसी करनी पड़ती है। इसलिए जो यूक्लिड है उनकी मैथमेटिक्स में ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन थी। आपको बड़ी क्लासेस में बहुत सारे इनकी थ्योरम्स मिलेंगी। तो इसी तरह इन्होंने एक चीज़ दी थी यूक्लिड, आपको नेम से पता लग गया मैथमेटिशियन थे। डिविजन्स मीन जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, डिवाइड करना। एंड लेमा, लैमा देखिए क्या चीज़ होती है। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि सर व्हाट इज़ द लैमा। लैमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है, मीन्स आप अगर आपके पास एक प्रूवन स्टेटमेंट होगी तभी आप अगली स्टेटमेंट स्टार्ट कर पाओगे। जैसे आप अगर आप कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली नहीं, जैसे अब जो सन है वो राइज होता है ईस्ट से, तो वो एक प्रूवन स्टेटमेंट है आपके पास, ठीक है। तो आपको एक प्रूवन स्टेटमेंट होना पहले की ज़रूरी है, तभी आप अगली स्टेटमेंट बना सकते हो। जैसे सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज अगेन ए नेचुरल नंबर, तो प्रूवन स्टेटमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। उसी तरह आपकी थ्योरम क्या कहती है? देखिए थ्योरम आपसे कोई पेपर में नहीं पूछेगा और आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है। आपसे सिंपल पूछा हुआ गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, आपको दो पॉजिटिव इंटीजर्स दी हैं ए और बी। देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। अब बच्चे थोड़ी मैथमेटिकल लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या चीज़ है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, जो आप छोटी क्लास में डिवीजन करते हो ये वही चीज़ है। मान लो 8 को डिवाइड कर 8 से आप डिवाइड कर रहे हो 25 को, तो आप क्या लिखोगे? 8 3 ज़ा 24, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा? 1, ठीक है। अब इस 8 को आप क्या बोलते हो? इस 8 को हम बोलते हैं डिवाइजर। इस 3 को हम क्या बोलते हैं? कोशेंट। इस 25 को हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और इस 1 को हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। यानी ये फॉर्म आपकी क्या बनती है? डिविडेंड किसके बराबर आया आपका? डिवाइजर, जिसकी मल्टीप्लाई की आपने कोशेंट के साथ, प्लस रिमाइंडर। यानी आपका डिविडेंड कितना है? 25, डिवाइजर कितना था आपका? 8, कोशेंट कितना था आपका? 3, और रिमाइंडर कितना है आपका? 1। इसी को अब आप इस वाली फॉर्म में देखिए, जो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली फॉर्म है, तो वो सेम फॉर्म है। इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको आप क्यू मान लो, और इसको आप आर मान लो। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चीज़ उसने आपसे क्या कही कि आपका जो रिमाइंडर है यानी 0 लेस देन आर लेस देन 1, इसका मीनिंग क्या है? जो आपके रिमाइंडर की वैल्यू है वो हमेशा 0 के बराबर। जैसे अगर आपको 24 को ही डिवाइड करना होता तो 8 3 ज़ा कितना हो जाता? 24, तो आपका रिमाइंडर बच जाता 0। तो जो रिमाइंडर है वो यहाँ तो 0 होगा, ठीक, या बी से कम। बी मीन्स ये वाला नंबर आपका जो आपने ये लिखा हुआ 8, ठीक है, आपका उससे रिमाइंडर कम होगा। तो ये चीज़ है आपकी। जब ये आगे आपके कंसेप्ट में यूज़ होगा मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये चीज़ कैसे यूज़ हो रही है। नेक्स्ट आपका है डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न तो आपको पता है, सिंपली डिवाइड करना। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मीन्स एक वेल डिफाइंड स्टेप होते हैं जो आपको दिए जाते हैं, यानी प्रोसीजर कि आप कोई प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व कर सकते हो। अब क्या है देखिए, आपके डिवीज़न को सॉल्व करने का एक तरीका है। आपने क्लास में, छोटी क्लास में पढ़ा होगा बोर्ड मास, वो भी आपका क्या है? तरीका कि पहले आप ब्रैकेट ऑफ करोगे, फिर डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। इसी तरह आप, कई बच्चे तो बहुत हंसते हैं कि सर मैथ्स में तो स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, और आगे से टीचर बोलते हैं कि मैथ्स है ये कोई मुजरे की या डांस की क्लास नहीं है कि आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलने हैं। बट ऐसा नहीं है, मैथ्स में भी स्टेप्स होते हैं। अगर आप डांस में परफेक्टली स्टेप्स करोगे और मैथ में भी परफेक्टली स्टेप्स करोगे तो आपको नंबर मिलेंगे। होप सो कि अभी तक आपकी ये सब चीज़ें क्लियर हो गई हों कि यूक्लिड
क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। इस ईयर तो सीबीएसई ने 10th का सिलेबस कट किया हुआ है, बट वो मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी कि क्या कट किया, उससे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। हाँ, जिन बच्चों को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहते हैं बस मैथ्स निकले किसी तरह 10th में, तो उनको ये है कि थोड़ा आप नॉर्मली समझो, आपको इतना ज़्यादा इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसे समझ सकते हो। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो मेरा पहला क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है यहाँ से। यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम to find the HCF of 135 and 225, that is from exercise 1.1। तो आपकी एक्सरसाइज है 1.1। आपको दो नंबर दिए हुए हैं। पहला नंबर आपका क्या है 135 एंड नेक्स्ट नंबर आपका है 225। अब देखिए बड़ा नंबर इसमें से कौन सा है, बड़ा नंबर 225 है, तो हमेशा हम डिवीजन बड़े नंबर की ही करेंगे। तो 135 इज लेस देन 225। अब ये इसमें साइन में भी प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, तो आप एक चीज़ याद रख सकते हो, जो नंबर बड़ा होगा तो उसकी साइड उसका मुंह खुला होगा, मीन्स वो तभी बड़ा बनते जा रहा है, वो ज़्यादा चीज़ें खाते जा रहा है ना। तो इसलिए इसका मुंह क्या है, इसकी साइड ओपन है, मीन्स ये ज़्यादा चीज़ें खा रहा है, तो ये इस नंबर से क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम जो चीज़ करेंगे, हम इन दोनों का यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे, यानी वही डिविडेंड डिवाइजर, या आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बट अगर आप छोटी क्लासेस में अगर आपने ये चीज़ें की हों तो आप इनको किस तरह करते थे, HCF मेथड से। तो उसमें आप क्या करते थे, उसमें आप डिवाइड करते थे। तो 2 to 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 1 3 5 से। तो 135 वन ज़ा, क्योंकि अगर मैं 2 से करूँगा तो देखिए 135 तो 100 टू ज़ा 200 होता है, 35 टू ज़ा 70 होता है, तो 270 आएगा, जो 225 से क्या है, बड़ा। तो मैं 135 वन ज़ा करूँगा 135, 5 में से 5 के 0, यहाँ पे आपका बचेगा 2, तो 2 तो जाएगा नहीं, यहाँ से इसको कैरी दिया, 12 में से 3 के, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 90। तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, जैसे आप 10th में लिखते थे कि ये डिविडेंड, यहाँ पे आपको लिखना होता था डिवाइजर, यहाँ आप लिखते थे क्वोशंट, और यहाँ आप लिखते थे अपना रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड आपका कितना है 225, क्योंकि इस चैप्टर में उसने पूछा आपको यूक्लिड डिवीजन से लिखना है, आपको ना कि आपको इस फॉर्म में करना है, आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड से लिखना है। अब आपका डिवाइजर कितना है 135, आपका जो क्वोशंट आया वो 1 आया, प्लस आपका रिमाइंडर कितना आया 90। तो यहाँ पे रिमाइंडर बचा था 90, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो आपका डिविडेंड होता है, जो आपका डिविडेंड होता है वही आपका क्या बन जाता है, जो आपका डिवाइजर होता है, सॉरी, वही आपका क्या बन जाता है, डिविडेंड, दैट इज 135। तो अब इधर आप क्या लिखोगे 135, पहले मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, 90 टू ज़ा 180 होता तो 1 से ही होगा, 90 1 ज़ा 95, और 13 में से 9 गए 4, तो 45 रिमाइंडर। तो आपका बचा के बना 135, क्वेश्चन कितना है आपका 90, सॉरी डिवाइजर 90, क्वोशंट आपका 1, और रिमाइंडर कितना बचा आपका 45। नेक्स्ट स्टेप में अब ये 90 था, वो क्या बन जाएगा आपका डिविडेंड, तो ये 90 को डिविडेंड बना दिया, 45 आपका डिवाइजर बन गया। किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो मेरा क्या आ जाएगा 90, तो 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर। तो आपको यहाँ तक करना जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। जब आपका रिमाइंडर 0 हो गया तो आपके पास सिर्फ क्या बचा बना 45, यानी 45 से मल्टीप्लाई करने पे आपका नंबर क्या आया 0। तो 45 इज द HCF। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होगी HCF क्या है। HCF इज ए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, किन्हीं दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ 8 और 16, तो ऐसा कौन सा हाईएस्ट नंबर है जो दोनों के टेबल, जो दोनों वो नंबर जिसमें दोनों के टेबल आए, तो वो 8 ही है, क्योंकि 8 1 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16। उसी तरह 45 ही ऐसा नंबर है, 45 से ऊपर कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में दोनों आएंगे। तो 45 ही एक ऐसा हाईएस्ट नंबर था जिसके टेबल में दोनों आएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 196 एंड 38220। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट, 196 छोटा है किससे, 38220 से, 38220, दैट मीन्स 38220 को आप डिवाइड करोगे किससे 196
6 से, तो 38220। पहले तो ये बड़ा नंबर है, पहले हम देखेंगे पूरी तरह इसको रफली डिवाइड करके कि पूरी तरह डिवाइड होता है। 196 का तो टेबल आपको आएगा नहीं, तो हम 1 से करके देखेंगे। 196 को अगर आप 2 से करोगे, 196 इंटू 2, 12, 9 2 18 एंड 1, 19 2 1 2, 392। जो इससे ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको 1 से ही करेंगे। 196, 12 में से 6 के 6 बचेगा, यहाँ पे आपका रह जाएगा 7। तो 7 में से 9 जा नहीं सकते, तो हम 17 कैरी लेंगे। तो 17 में से जब 9 गए तो यहाँ बच के आपका 8, यहाँ बच के 2, यहाँ 1 और यहाँ पे आ गया 2। सिंपल चीज़ है, 196 है तो 196 और यहाँ पे आपका 1862 आ रहा है, ठीक है। तो ये 196 इंटू 10 करोगे तो 1960 आएगा, जो इससे बड़ा हो जाएगा। मीन्स हम 196 की मल्टीप्लाई किससे करके देखेंगे, 9 से। तो जब आप 196 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 6 54, 9 9 81 एंड 5 86, 1 9 1 1 और 9 8 17। तो कितना है आपके पास, 1764। तो हम इधर लिखेंगे 9 1764। 12 में से 4 आपके पास बच गए तो आपके पास कितने आ जाएंगे, 8। यहाँ पे बन जाएगा 7, तो 17 में से 6 तो आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। 17 में से 6 तो ओके, ये आ जाएगा 9 6 54, 9 9 81, 86, 9 1 9 17। तो हम 196 इंटू 9, 12 में से 4 के 8, तो यहाँ बना 17। अब 17 में से आपके अगर 6 जाएंगे, ये आपका 12 में से 4 के 8, यहाँ पे 15 बना तो 5 बचा। 15 में से 6 के तो आपका क्या आया, 9। तो यहाँ से आपने उतारा 0। अब देखिए ये 0 है और ये 6 है, तो आपको 196 का टेबल नहीं पढ़ना, आप जस्ट 6 से याद करो कि 6 की मल्टीप्लाई आप कैसे नंबर से करोगे, तो उसके लास्ट में 0 आता है। 6 1 6 से तो आता नहीं है, 6 2 से 12 आता है, 3 से 18 आता है, 4 से 24 आता है, 6 5 से 30 आता है। तो हाँ, अगर हम 5 से इसकी मल्टीप्लाई करें तो हमें उम्मीद है कि ये नंबर आएगा। तो हम रफली चेक करते हैं, 196 इंटू 5, तो 6 5 33, 9 5 45 एंड 3 48, 4 कैरी, 5 1 5 एंड 4 9। तो 196 इंटू 5, तो मैं यहाँ पे 5 लिखूंगा एंड 980। अब आप देख सकते हैं ये तो 1 स्टेप में ही सॉल्व हो गया पूरा, तो इसमें हमें एचसीएफ निकालने की ज़्यादा स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम सिंपल लिखेंगे, हमारा डिविडेंड था 38220 विच इज़ इक्वल टू, हमारा डिवाइज़र कितना था 196, हमारा क्वेश्चन कितना था 195 और हमारा रिमाइंडर जो आया वो आया 0। दैट मीन्स 196 इज अवर HCF। तो हम HCF लिख सकते हैं इन दो नंबर्स का कितना, 196। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। आपका थर्ड पार्ट देखिए क्या है, 867 एंड 255। तो थर्ड पार्ट में हम लेंगे 867। थर्ड पार्ट क्या है आपका, 867 और 255। तो 255 जो है वो लेस देन है 867 से। तो अब हम क्या करेंगे, 867 को डिवाइड करेंगे किससे, 255 से। तो पहले तो आप रफली करके देख लो, मैं यहाँ कर रहा हूँ 255। देखो 200 है तो हम 4 से करेंगे तो 800 हो जाएगा, और 55 को 4 से करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 से तो नंबर ज़्यादा हो गया। तो हम 3 से चेक करते हैं पहले, 15 16 765। तो 255 3 से आपके पास क्या बचेगा, 765। 7 में से 5 के 2, 6 में 6 के 0, 8 में से 0 के 1, दैट इज़ 102। तो आप 867 को किस तरह लिख सकते हो, 255 मल्टीप्लाई बाय 3 और रिमाइंडर आपका बना 102। तो नेक्स्ट स्टेप में जो आपका 255 होगा वही आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो 255 102 से, अब 102 इंटू 3 करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 2 ही करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 200, तो ये कितना हो जाएगा 204। अब सिंपल है, 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 5 में से 4 गए 1 और 5 51, रिमाइंडर बना 51। नेक्स्ट जो आपका 102 है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो अब 102 को आप 51 इंटू क्या करोगे, 2, तो आपका रिमाइंडर कितना बनेगा, 0 बनेगा ना। 51 2 ज़ा 102। तो ये चीज़ आपकी ख़त्म। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि इन दो नंबर्स का HCF जो आया था वो आया आपके पास 51, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है,
अच्छा जी, ये थोड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बच्चों को लैंग्वेज सुन के कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, मैं आपको बड़ा सिंपल बेसिक तरीके से बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो हमें तो पता है कि हम यूक्लिड के किसी भी इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जब हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे आपको पता नहीं है कि आपका a क्या है, तो हमें पूछा हुआ शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो हम a को मान लेते हैं लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने a को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास b क्या लेना है, आपको इस क्वेश्चन में b को 6 लेना है। अगर कोई क्वेश्चन होगा उसमें 4 होगा तो आप b को 4 लोगे, कोई क्वेश्चन होगा उसमें 3 होगा तो b को 3 लेना, कोई क्वेश्चन 2 होगा तो b को 2 लेना। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे b को 6 मान के चलेंगे। अगर आपने जब b को 6 मान लिया तो आपका नंबर देखो कैसे बनेगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 6q प्लस r। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, नेक्स्ट स्टेप का आपका ये है कि आपने a को एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर मानना हुआ है। अब आप देखिए कि आप किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को 6 से डिवाइड करके देखिए तो आप चेक करिए कि आपका रिमाइंडर क्या बचता है, लेकिन ऑड ही नंबर लेना। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 ले लूँ, 7 ऑड नंबर है ना, ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, तो 7 लिया तो 6 1 6, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 1। उसी तरह अगर मैं 8 ले लूँ, 8 तो ऑड है ही नहीं, 8 तो इवन है, तो 8 तो ले नहीं सकता, मैं क्या लूँगा, 9 और 6 1 6, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा, 3। अगर मैं 11 ले लूँगा तो 6 1 6, तो मैं कितना आएगा, 5। रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, 5। ठीक है, तो ये देखिए आप कोई भी और नंबर ले लिया, बड़े से बड़ा और नंबर ले लीजिए आपके, लेकिन लेना आपको ऑड ही है। आपके जो रिमाइंडर बचेंगे वो किस फॉर्म के बचेंगे, आपके 1 3 और 5। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी हुई है यहाँ पे कि आप कोई भी और इंटीजर ले लो तो जो आपके नंबर हैं तो किस फॉर्म के रिमाइंडर बनेंगे, 1 3 और 5 की फॉर्म पे। देयरफॉर a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। अब देखिए कई टीचर्स भी इसको ऐसे भी करवाते हैं, मैं आपको एक और इसका मेथड बता देता हूँ, क्योंकि जब हमने इंटीजर्स पढ़ा था उसमें एक चीज़ पढ़ी थी b इक्वल टू सी क्यू प्लस आर, यही चीज़ पढ़ी थी। और हमने कहा था कि 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b, यानी रिमाइंडर हमारा किस किस के बीच रहता है, 0 और b के बीच। अगर मैं इसी क्वेश्चन से उसको रिलेट करूं a को, तो मैं a लिखूंगा a इक्वल टू 6q प्लस आर। ठीक है, अब जो मेरा r है वो किस किस के बीच रहना चाहिए, 0 लेस देन इक्वल टू आर। b जो है वो कितना है मेरा यहाँ पे, b इक्वल टू 6, देख लीजिए b 6 है, तो जो r है यानी 0 और 6 के बीच 0 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो यानी मेरे नंबर किस तरह बन सकते हैं, मैं 6q प्लस 0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा r है वो 0 और 6 के बीच में है। तो यानी 0 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता, छोटा है, इसको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टली छोटा। ये बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इसको स्लैक बोलेंगे, मीन्स इक्वालिटी। ठीक, अब देखिए 6q प्लस 0, यहाँ तो आप लिख सकते हो 6q प्लस 1, फिर आप लिख सकते हो 6q प्लस 2। ठीक है, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस, यहाँ से आप कितना लिख सकते हो उसको, 6q प्लस 5। अब एक चीज़ देखो, जैसे ये 6q है, ठीक है, अब ये एक तो आपने लिया हुआ ना कि ये आपका ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो क्या ये इंटीजर ऑड है, मींस ये 2 से डिविजिबल है, तो आप 6q प्लस 0 को 2 से डिवाइड करो तो वो आराम से हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6q डिवाइडेड बाई 2, तो वो तो आराम से हो जाएगा 3q, तो यानी ये तो ऑड बना नहीं, तो इसको आप कैंसिल कर सकते हो। नेक्स्ट आपका 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दिस प्लस 1। नेक्स्ट नंबर आपका है 6q प्लस 2,
अब ये देखो ये 2 से कैसे डिविजिबल होगा, क्योंकि आप इसको 2 कॉमन ले सकते हो। जब आपने 2 कॉमन लिया तो अंदर 3q + 1 रह जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल, दैट मीन्स ये भी नंबर आपका 2 से डिविजिबल है, तो ये भी उसके अंदर नहीं आएगा। उसी तरह 6q + 3, अब कई बच्चे तो बोलेंगे सर 3 कॉमन ले लो, बट 3 तो 2 को कैंसिल आउट थोड़ी करता है अगर आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसमें से हम 3 को नहीं ले सकते। यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले सकते हो, 6q + 4, क्योंकि जब आप 6q + 4 से 2 कॉमन लोगे तो वो बनेगा 3q + 2 अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल, तो यानी ये भी नंबर आपका ऑड नहीं है, ये भी नंबर आपका इवन है, और ये नंबर आपका ऑड है। तो इसी तरह आपकी अपनी चॉइस है, आप एग्जाम्पल देके करना चाहते हो आप एग्जाम्पल देके करिए। अगर आप अपना क्वेश्चन इस वे में करना चाहते हो जैसे मैंने आपको करवाया, आप इस वे में भी इसको कर सकते हो। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लिए बुक से। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? देखिए आपको यहाँ पे तो कोई कंसेप्ट नहीं है कॉलम और रो का, बट हायर क्लासेस में है, मैं फिर भी आपको सिखा देता हूँ। जो ये आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं ये आपके कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और ये आपके रो होते हैं। अब रो आप हमारी डोगरी भाषा में बोलो तो शुगर केन के जूस को भी बोलते हैं, और किसी को गुस्सा आ जाए उसको भी रो बोलते हैं। बट यहाँ पे आपकी जो रो है वो ये वर्टिकल लाइंस है, और ये जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये आपके क्या हैं, कॉलम्स। आप C1, C2, C3, C4 इनको बोल सकते हो, और ये आपके रो हैं R1, R2, R3। अगर आपने मार्च पास देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त को टीवी पे भी आते हैं, तो वहाँ पे भी आपके जो बैंड्स होते हैं वो इसी फॉर्म के होते हैं। इसमें एक सिंपल सी चीज़ है कि आपको निकालना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने बता दिया आपको रो कॉलम। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने के लिए हम सिंपल है 616 को 32 और 616 का HCF निकालेंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 616 एंड 32। तो आप क्या करोगे, सिंपल, क्योंकि मैक्सिमम अगर मिनिमम पूछा होता तो हम एलसीएम निकालते। तो ये आपने लिख दिया 616 और यहाँ पे आपने कर दिया 32। तो देखिए 616 के पास अब इतना बड़ा टेबल पढ़ने से बेटर है आप सिंपल ऐसे याद रखो 32 10 होता है 320 एंड 32 20 से कितना होगा, 32 2 होता है 64, तो 20 से 640 होगा। तो यानी हम 32 के से 19 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो आपका 19 2 कितना आ जाएगा 38। जब आपका 19 2 38 आ गया, अब आपको 19 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, तो 19 3 57, 57 और 3 कितना हो गया 608। तो जो 608 है वो 616 से छोटा है, क्योंकि 32 20 करोगे तो 640 आएगा। तो हम 32 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं 19 से। तो जब 19 से आपने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो आपका कितना आ गया 608। 16 में से 8 के यहाँ पे आपका कितना रह जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 0। तो यहाँ पे 0 में से 0 के 0, तो यहाँ में 6 में 0 के 0, तो 8 बचा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 32। तो जब आप 8 को 32 से डिवाइड करोगे तो 8 कितने 8 4 32, तो यानी आपका HCF कितना आ गया 8। अगर इसको यूक्लिड डिवीजन फॉर्म में लिखना है तो आप किस तरह लिखोगे 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर कितना बचा था आपका 8। नेक्स्ट स्टेप में जो ये 32 है ये बन गया एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए आपके 8। तो इसी तरह ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम जो आगे क्वेश्चंस हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ आप चाहते हो इम्प्रूवमेंट हो इसमें तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू।